हेलो सर, आप सभी फ्यूचर आईएएस को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कंसल्टेंट पर, जहां आप ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू से कैसे करेंगे या उसकी शुरुआत कैसे करें। आज मैं जिन चीज़ों पर बात करने वाला हूँ उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि यूपीएससी एस्पिरेंट हो या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सुझाया जाता है या आपको अंदाज़ा होता है कि आप अगर पिछले पेपर को सॉल्व करें, पिछले पेपर को देखें तो आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। पहला टॉपिक ये होगा जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़ यह है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें कौन सी पुस्तक यानी कौन सी बुक को सबसे पहले अप्रोच करना है, कौन सी पुस्तक लेनी है, और तीसरी चीज़ कि हमें बुक रीडिंग कैसे करना है, जो कि आप जानते हैं अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें बुक्स को पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप बुक कैसे पढ़ेंगे। उसका मैं एक ट्रिक मॉडल लेकर के आया हूं अपने रिसर्च के ज़रिए, वो मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या हमें यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पिछले पेपर्स यानी कि पिछले साल के जो पेपर हुए हैं उनको देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि नहीं। आपको पिछले साल के पेपर्स या उसके पिछले साल के पेपर या 10 साल या 5 साल या 3 साल पुराने जो पेपर हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआती स्टेज पर हैं तब ऐसा आप क्यों नहीं करेंगे? ऐसा आप इसलिए नहीं करेंगे कि जब आप किसी भी पिछले साल के पेपर के मॉडल को देखते हैं तो आप अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाउंड कर देते हैं, बांध देते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, अपने आप को बांध देंगे सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, या आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिन टॉपिक्स से सवाल यानी कि क्वेश्चन पिछले 2-3 साल पहले पूछे गए हैं या पिछले पेपर्स में आए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इन पेपर्स को देख करके यह भी डिसाइड करने लग जाएंगे कि आप क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें आप डिसाइड करने लग जाते हैं कि ये आपको पढ़ना है, इसमें से आपको इतना पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, या किसमें से आपको कितना ज़्यादा है कितना कम पढ़ना है। आप स्वयं इस चीज़ को डिसाइड करने लग जाते हैं। मैं अगर साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात करूं तो इसको क्रिमिनल माइंड कहा जाता है। यानी आपका माइंड पूरी तरह से लिमिटेड हो जाता है, कुंठित हो जाता है, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लक्षण बिल्कुल भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सही नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप पिछले साल के कोई पेपर्स देखें या पिछले साल किसी के द्वारा सुझाया गया कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके आप उसे पढ़ें, देखें और समझें, बल्कि आप उन्हें बिल्कुल भी टच भी नहीं करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग। यह मानसिकता आपको बोगस बना देती है। बोगस का मतलब एकदम भोंदू बना देगी। ऐसी मानसिकता से आप यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाएंगे। आपको क्या लगता है यूपीएससी में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मान लीजिए कि इस साल या पिछले 2-4 सालों में जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्या वो आने वाले समय में बिल्कुल पूछा ही नहीं जाएगा? या क्या आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं
बाद में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, खास करके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, कि जो क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है वो कभी पूछा नहीं जाएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे रिपीट नहीं किया जाएगा। तो ये मानसिकता तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि यूपीएससी में आप किसी बैक पेपर को सॉल्व करके कुछ टॉपिक्स को पढ़ करके आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी ही मानसिकता को रखने वाले लोग फेल होते हैं। ऐसी ही मानसिकता रखने वाले लोग जो कि अपने शुरुआती दिनों में ही ये गलती करते हैं, मैं या फिर मेरे जो आइडियाज़ हैं ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो 4-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि अगर वो इस स्ट्रेटजी पे काम नहीं किए हैं तो वो इसे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे जो प्लान्स हैं, यानी कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरी प्लान है, जो मेरे आइडियाज़ हैं, वो उन लोगों के लिए है जो अभी नए नए यूपीएससी की शुरुआत करने की सोच रहे हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बता दिया है कि आप कितने औसत छात्र थे अपने पढ़ाई के दौरान, अपने स्कूलिंग के दौरान या अपने कॉलेज के दौरान, ये भी मायने नहीं रखता है। बस आप मेरे प्लान को फॉलो कीजिए। तो आप ऐसी मानसिकता बिल्कुल नहीं रखेंगे कि आप किसी पिछले पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मध्यकालीन भारत, यह एक सब्जेक्ट है यूपीएससी में जिसको कोई भी पढ़ करके अक्सर जाता नहीं है, सब इसे इग्नोर कर देते हैं, मध्यकालीन भारत को। और आपकी जानकारी के लिए 2019 में जब मध्यकालीन भारत से सवाल पूछे गए थे तो वो लोग जो इसे यह सोच करके छोड़ दिए थे कि यह कभी पूछा नहीं गया है तो पूछा नहीं जाएगा, वे लोग कुछ नहीं कर पाए और वे फेल हो गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल यह नहीं सोचना है कि यह सवाल पूछा गया है, यह सवाल नहीं पूछा गया है, तो यह पूछा गया है तो यह आएगा, यह नहीं पूछा गया है तो नहीं आएगा। इसमें ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मन में सवाल उठता है तो फिर हम करें क्या, क्या पढ़ें, शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत आपको करना है, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, शुरुआत आपको करना है सबसे पहले 3 बुक से, 3 किताबों से आपको शुरुआत करना है। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन, दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स और तीसरा इंडियन पॉलिटी। ये 3 बुक्स को आपको खरीदने हैं। आप में से अगर कोई ये जानना चाहता है मुझसे कि इन तीनों बुक्स के कौन से राइटर को पढ़ा जाए या इन तीनों बुक्स की कितनी किताबें पढ़नी होंगी, दिमाग में ये बिल्कुल मत रखिएगा कि इंडियन इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन पर आप कोई एक बुक किसी एक राइटर का पढ़ेंगे और आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। तो जिनको भी ये जानना होगा कि कितने बुक्स और किन किन राइटर्स के आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ज़रूरत है। मैं आपको पर्सनली उनके नाम सजेस्ट कर दूंगा, हालांकि मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। तो जो बुक्स हैं, बुक्स पिछले लेक्चर में भी बात हुआ था और इस लेक्चर में, इस सेशन में भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन इकोनॉमिक्स, मैंने ये भी बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन इकोनॉमिक्स की ही शुरुआत आप एक साथ करेंगे और इंडियन पॉलिटी को उनके बाद। तो मन में सवाल यह आता है कि हम बुक्स पढ़ते कैसे हैं। आज तक तो हम किताबें पढ़ते आए हैं, बस किताब पढ़ते ही कहाँ हैं, हम किताब पढ़ते ही नहीं हैं, बुक्स देखते ही नहीं हैं। हम सिर्फ क्या देखते हैं, अपने कोचिंग में दिए गए लेक्चर और दूसरा जो नोट्स या तो हमने बनाए हैं कहीं से कॉपी करके, और या तो जो स्कूल, कोचिंग या फिर किसी बुक स्टॉल से हमने खरीद करके रखा हुआ है, या किसी टॉपर्स का नोट्स हमने ले करके रखा हुआ है, सिर्फ हम वही पढ़ते हैं। हम कभी बुक्स की तरफ ध्यान देते ही नहीं हैं। हमने शायद अपना हाई स्कूल भी इसी तरह से पढ़ा, हमने शायद अपना इंटर भी इसी तरह से पढ़ा, हमने शायद अपना ग्रेजुएशन भी इसी बेस पर किया कि जो टीचर हमें प्रोवाइड कराएगा वही हम पढ़ेंगे। हम बुक्स देखे ही नहीं कभी।
तो आज जब बुक्स पढ़ने की नौबत आई है तो फिर हम बुक्स पढ़ेंगे कैसे? क्या वैसे ही जैसे हम पहले पढ़ते हुए आए हैं कि बुक्स उठाया और ऐसे कहानी की तरफ पन्ना पलटते गए, पेज पलटते गए और एक एक करके पढ़ते चले गए? जी नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन या इंडियन इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं, या किसी मैगज़ीन या मैं किसी पत्रिका की बात, किसी इंटरेस्टिंग फिल्मी सेलिब्रिटी की पत्रिका की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यूपीएससी के लिए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसे पढ़ेंगे कैसे? इसके पढ़ने के लिए मैं इसमें आपको ट्रिक मॉडल बता रहा हूँ। ये ट्रिक मॉडल क्या है? अगर आपको ये ट्रिक मॉडल समझ में आ गया तो आप दुनिया का कोई भी मोटा से मोटा, पतला से पतला बुक आसानी से, बड़े ही आसानी से आप उसे समझ सकते हैं और उसे समाप्त भी टाइम से कर सकते हैं। ये ट्रिक मॉडल क्या है? ट्रिक मॉडल ये है कि आप सबसे पहले यूपीएससी के बेस पर आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की बुक से। आप बड़े ही सावधानी से और बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ आप इंटरनेशनल रिलेशन की बुक उठाएंगे और उस बुक को पढ़ते समय आपका पूरा फोकस उस बुक पर होना चाहिए। न कि पढ़ रहे हैं आप बुक, देख रहे हैं आप किताब में और ध्यान आपका पार्क में, पार्टी में, दोस्तों के साथ चिट चैट में, या व्हाट्सएप में आने वाले नोटिफिकेशन या फेसबुक पर आने वाले नोटिफिकेशन पर है। बिल्कुल भी नहीं। जब आप बुक उठाइए, ध्यान से समझ लीजिए, जब आप बुक उठाइए कि आज मुझे बुक पढ़नी है, तो उस दौरान आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पर होना चाहिए। किसी भी तरह के नोटिफिकेशन से बचें और दिमाग को इधर उधर भटकने न दें। बिल्कुल फोकस हो उस किताब के लिए, उस किताब के प्रति, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी धैर्यता के साथ आप उस किताब की एक एक लाइन को पढ़ना शुरू करें। कहानी के जैसे नहीं पढ़ना है। पहली, यानी कि जब आप फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे उस बुक की, किसी एक चैप्टर की, मान लीजिए कि आप पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, मानना क्या है, कंफर्म आप इंटरनेशनल रिलेशन के बुक के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो पहले चैप्टर के एक एक लाइन को बिल्कुल फोकस और कंसंट्रेट होकर के पढ़ना शुरू कीजिएगा। और पढ़ते समय यह ध्यान देना है कि आपका ध्यान किसी नोटिफिकेशन या किसी तरह के भी दूसरे जगह पे डिस्ट्रैक्ट न हो। उस चैप्टर को पढ़ते समय, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते समय आप कोशिश करेंगे कि उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो उस लाइन के जरिए, उस बुक की उस लाइन या उस लाइन में उपस्थित शब्दों के जरिए जिस कोर कॉन्सेप्ट को आपको देने की कोशिश की जा रही है, वह कोर कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में समझते हुए चलें पूरी तरह से। और साथ ही साथ आप किताब को पढ़ने के दौरान जब कोर कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही करते हुए चलना है कि आप अपने मन में ही उन कॉन्सेप्ट पर आप डिस्कस भी करते रहें अपने आप से। पढ़ने का तरीका यही होगा। अगर इसके अलावा कोई पढ़ने का तरीका आप अपनाएंगे तो फिर आप बिल्कुल भी असफल हो जाएंगे। कहीं भी सफलता के कोई भी चांसेस नहीं दिखाई देंगे। आपको बुक उठानी है और पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आपको बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उन लाइन में प्रेजेंट सभी कोर कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में एकदम अब्जॉर्ब करते जाना है। छोड़ना नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को। आप इन बुक्स को पढ़ते समय अपना टाइम ले सकते हैं। कोई भी उस किताब को पढ़ते समय आप एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, न तो आप ये दिखाएंगे कि मेरा मन ऊब जा रहा है। तो अगर आपका मन ऊब रहा है, ये फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहे हैं, जब पहली बार उस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, जब आपका मन ऊबने लगे, मान लीजिए आप 10 मिनट पढ़े, 15 मिनट पढ़े या आधा घंटा पढ़े अपनी क्षमता के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप बैठिए और लगातार 6 घंटा पढ़िए। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी कैपेसिटी है बुक को लेकर के और टेबल पे बैठने की,
उसी कैपेसिटी के साथ आप आधे घंटे पढ़ने के बाद अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के लिए आप अपनी जगह से उठ करके केवल उस कमरे में ही, कमरे से बाहर नहीं, उस कमरे में ही आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन वॉक करने के दौरान आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो चीज़ें आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, चाहे आप 15 मिनट पढ़े हो, चाहे आप आधा घंटा पढ़े हो, चाहे 1 घंटा या 2 घंटा। जब भी आप बोरियत महसूस करें, आपकी कमर दुखने की प्रॉब्लम हो या जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप 2 से 3 मिनट आप उसी कमरे में वॉक करेंगे, फिर आप उसे कंटिन्यू करेंगे। जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ जाएंगे, लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द को समझते हुए फुल कंसंट्रेशन के साथ जब पूरा चैप्टर पढ़ जाएंगे, तो इस दौरान ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप नोट्स बनाएंगे या अंडरलाइन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पेन तो छूना नहीं है, ना तो पेंसिल छूना है, सिर्फ आपके पास बुक होनी चाहिए और बुक की रीडिंग करनी है। आपको इस पढ़ाई के दौरान बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे नोट्स बनाना है या अंडरलाइन करना है। जब आप फर्स्ट रीडिंग उस चैप्टर की कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप अपने आप को 20 से 30 मिनट का, जैसा आपका कंफर्ट जोन हो, आप 30 मिनट से ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन 1 घंटे नहीं जाना है, 30 से 35 हो सकता है। आप अपने आप को रेस्ट दीजिए। फिर मैं कहूँगा कि उस दौरान, उस रेस्ट करने के दौरान आप कोई आपका फेवरेट अगर मोटिवेशनल म्यूज़िक है तो ज़रूर सुनिए, किसी दूसरी तरह के म्यूज़िक को सुनने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशनल म्यूज़िक ही सुनिए जो आपको बूस्ट करता हो, म्यूजिक सुन सकते हैं। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा कमरे से बाहर निकल करके उन्हीं टॉपिक को रिवाइंड करते हुए घूम सकते हैं, बाहर हवा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 से 35 मिनट के रेस्ट के बाद जब वापस आप आएंगे, अपनी टेबल पे बैठेंगे उस बुक के साथ, तो अब ये दूसरी बार आप रीडिंग करने जा रहे हैं। ये सेकेंड रीडिंग है उस बुक की। इस सेकेंड रीडिंग के दौरान आपको अपने साथ या तो पेन या पेंसिल लेकर के बैठना है। फर्स्ट रीडिंग में ऐसा नहीं करना था। सेकेंड रीडिंग के दौरान, जो कि आप आधे घंटे के ब्रेक के बाद आ रहे हैं, उस ब्रेक के बाद आते ही आप अपने साथ पेन और पेंसिल लेकर के बैठेंगे। पेन या पेंसिल लेकर के आप बैठिए और फिर उसी कोर कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको उन लाइनों को पढ़ना है। और आपने फर्स्ट रीडिंग में उन लाइनों को पढ़ करके जो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में समझा था, तो आप ये चूज़ कीजिए कि आपके हिसाब से उस बुक में लिखी गई लाइनों में कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उसे ही अंडरलाइन कीजिए। आप अपने हिसाब से करेंगे, मेरे हिसाब से या किसी भी विख्यात टीचर के हिसाब से या किसी भी आईएएस टॉप किए हुए टॉपर के हिसाब से नहीं करेंगे। किसी के भी हिसाब से आपको नहीं करना है वो अंडरलाइनिंग, जो कि आप बिल्कुल गलत करते हैं हमेशा। आपको अंडरलाइन करना है तो किस हिसाब से करना है कि फर्स्ट रीडिंग के दौरान आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है, उस कॉन्सेप्ट से आपको क्या इम्पोर्टेंट लगा है, कौन से पार्ट्स इम्पोर्टेंट लगे हैं, उसे ही आपको अंडरलाइन करने हैं। वो क्या है ना कि आप में और मुझ में, या दुनिया के हर लोग एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। एक अगर इस मार्कर के भी बारे में पूछा जाए तो 2 लोगों के अलग अलग ओपिनियन इससे मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि उस किताब को पढ़ने के दौरान जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, और जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। जितने भी लोग होते हैं सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनके ओपिनियंस, उनके थॉट्स एक ही चीज़ पर अलग अलग होते हैं। इसलिए सर
आप बिल्कुल भी किसी और की कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि सेकेंड रीडिंग के दौरान आप जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है सिर्फ उसे ही अंडरलाइन करेंगे, दूसरी चीज़ों पर ध्यान आप नहीं देंगे। सेकेंड रीडिंग के दौरान भी आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि आपको नोट्स बनाना है, सिर्फ अंडरलाइन करने हैं, और वो भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आपके अपने इंडिपेंडेंट आइडियाज़ के साथ, उसे ही, किसी के भी सुननी नहीं है। जो आपने पढ़ा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगा उसे अंडरलाइन कीजिए, और बिल्कुल भी नोट्स बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे। सेकेंड रीडिंग के दौरान भी अगर आपको बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है बैठने में, तो आप 2 से 3 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। सेकेंड रीडिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप उस चैप्टर का सेकेंड रीडिंग भी कंप्लीट कर लेंगे अंडरलाइन करने के साथ, फिर आप 30 से 35 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 30 से 35 मिनट के ब्रेक में आपको क्या करना है मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ। फिर जब आप वापस आएंगे तो फिर से आपको उसी चैप्टर को तीसरी बार पढ़नी है, जिसको हम थर्ड रीडिंग कहेंगे। यही मेरा था ट्रिक मॉडल। फर्स्ट रीडिंग सिर्फ पढ़ना है, सेकेंड रीडिंग पढ़ने के साथ आपने जो इम्पोर्टेंट निकाला उसे अंडरलाइन करना है, और थर्ड रीडिंग का मतलब क्या है समझिए। पहले जब आप तीसरी बार उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आएंगे तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो उस चैप्टर के अंत में दिया होता है। हम लोग शुरू से ही ऐसा ही देखते आए हैं कि जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उसको अंत में देता है, चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन देते हैं, और हमेशा से हम वो क्वेश्चन आंसर अपने टीचर के द्वारा लिखाए गए हिसाब से हम लिख लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको उन प्रश्नों को देखना है ध्यान से। थर्ड रीडिंग करने से पहले आपको उस चैप्टर के लास्ट में जाना है और दिए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उन्हें अपनी माइंड में बिठा लेना है कि क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया है, उसे अपनी माइंड में दिखा लेना है। और ध्यान दीजिए, माइंड में बिठाइएगा, लेकिन माइंड में ये मत आने दीजिएगा कि आपको इसका मॉडल आंसर जा करके देखना है, या इसका मॉडल आंसर का आपने कोई बुक रखा है, साइड बुक रखा है तो उसे देख लेना है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप थर्ड रीडिंग करने जाएंगे तो आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उन्हें अपने दिमाग में बिठा लीजिए और वापस थर्ड रीडिंग के लिए आ जाइए, वापस थर्ड रीडिंग के लिए आ जाइए। और थर्ड रीडिंग करते समय आप अपने सेंसर को अलाउ कर दीजिए कि वो स्कैन कर सकें, आपका दिमाग, आपकी आंखें इस चीज़ को स्कैन कर सकें। किस चीज़ को? कि आप 2 बार की रीडिंग में तीसरी बार की रीडिंग जब करने जा रहे हैं, तो जब आप उन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उन क्वेश्चन के सटीक आंसर कहाँ पर हैं और क्या है, ये आपको विजुअलाइज करना है, ये आपको स्कैन करना है, समझ लीजिए उससे थर्ड रीडिंग के दौरान। थर्ड रीडिंग के दौरान आपको ध्यान देना है कि जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसे अब थर्ड रीडिंग करते समय आपने जो भी कॉन्सेप्ट समझे हैं, जो भी कोर कॉन्सेप्ट आपने समझा है, जो ऑब्जर्व किया है, उसमें आपका सटीक आंसर क्या होगा। इसी इंटेंशन के साथ, इसी आइडिया के साथ आपको उस चैप्टर को तीसरी बार पढ़ना है और आंसर को इमेजिन करना है कि सही और सटीक आंसर क्या होगा, उसी चैप्टर में है। ध्यान रहे, तीसरी रीडिंग के दौरान भी आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं सोचना है। मैं बताऊंगा कि कब नोट्स बनाना है। सिर्फ आपको रीड करना है। सिर्फ आपको क्या करना है? रीड करना है उन चैप्टर्स को। यही था मेरा ट्रिक मॉडल। पहली बार में आपको क्या करना है? पढ़ना है और कोर कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना है। दूसरी बार किए गए कोर कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन करना है, और दूसरी बार में उसे अंडरलाइन करना है। और तीसरी बार आपको क्या करना है कि दिए गए प्रश्न जो लास्ट में दिए गए, उन्हें माइंड में सेट किए गए उन प्रश्नों के जवाब आपको तीसरी रीडिंग में
उन चैप्टर से ढूंढ निकालना है, लेकिन लिखना नहीं है। लिखना बिल्कुल भी नहीं है आपको। मैं लिखने की बात बताऊंगा आपको कि कैसे आपको लिखना है, लेकिन अभी लिखना नहीं है। यही आइडिया, यही प्लान, सेम कॉन्सेप्ट के साथ आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ भी चैप्टर वाइज दोहराना है। एकदम चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करना है। बात समझ में आ रही है? जो आपने इंटरनेशनल रिलेशन के साथ किया चैप्टर वाइज, वही आइडिया सेम इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ भी आपको करने हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनाना है। कैसे अंडरलाइन करना और क्या करना है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करके हमको मिलेगा क्या, ऐसा करके हमको क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा नहीं सोचिए, पहले काम कीजिए। जैसा मैं कह रहा हूँ, 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन आपको पूरा इसको रीड कर लेना है, एकदम कंफर्म। अब 5 दिन में आप कितना पढ़े हैं उससे मतलब नहीं। 5 दिन में आप एक ही चैप्टर पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला भी है कि आपको पढ़ते समय नहीं देखना है कि एक ही चैप्टर पढ़े हैं और 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बल्कि आप अपना टाइम ले सकते हैं। टेक योर ओन टाइम, डोंट बी अग्रेसिव। आपको अग्रेसिव नहीं होना है और अपना टाइम ले करके आपको पढ़ना है और समझना है, कोर कॉन्सेप्ट को समझना है। 5 दिन की पढ़ाई के बाद, 5 दिन इन किताबों को पढ़ने के बाद, और ध्यान रहे 5 दिन मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को आप पढ़ रहे थे, नहीं भाई। बल्कि आप जब सुबह से बैठे थे तो शाम हो गई थी, उस बीच में आप 2-2 मिनट 3-3 मिनट का गैप ले रहे थे। ये मत समझिए कि 1 घंटा 2 घंटा बैठना है, नहीं। अपने बैठने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। 5 दिन के इस रीडिंग के बाद 6वें दिन आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। आप एकदम सुबह उठिए एकदम रिफ्रेश माइंड से, किताबों की तरफ देखिए तक नहीं, छूना तो दूर की बात है। जो आपका फेवरेट हो बनाइए या बनवाइए, खाइए, जो आपको अच्छा लगे वो आप उस दिन कीजिए। पूरा दिन एकदम दिमाग को रिलैक्स दे दीजिए, एकदम रिलैक्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोना पसंद है सोइए, फिल्म देखना पसंद है फिल्म देखिए, जो भी आपको पसंद है उस दिन आप कीजिए 6वें दिन। क्यों? क्योंकि 7वें दिन से जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी हार्ड वर्क है, बहुत ही हार्ड टास्क है। इसलिए आपको 6वें दिन आराम करने की, शरीर और दिमाग को आराम देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद की बातें अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई स्टार्ट रखें। नमस्कार।